आउटपुट के बीच में समय बहुत कम हो। ऐसे में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को आप जब आप करते हैं तो उसमें कई समस्या हैं, कैपिटल इंटेंसिव है और फॉरेन मशीनरी की, फॉरेन की उसकी बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजीज की बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है, और तीसरा वाटर लॉगिंग। ये सारी चीजें उन्होंने उस समय लिखा, उस समय वाटर लॉगिंग शुरू नहीं हुआ था। तो बाद में अभी आप जाके पंजाब में जाएंगे, हर जगह जाएंगे तो वाटर लॉगिंग क्या है तो आपको बताएंगे। तो 1958 में, और उन्हें यहां तक कहा कि कैनाल्स में वाटर एवापोरेशन के कारण बहुत वाटर की नुकसान होता है कि आप सेंट्रलाइज्ड वाटर, इसलिए आपकी माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को आप करेंगे तो इसमें कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा और कम खर्च में बढ़ेगा, श्रम शक्ति का बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाएगा, और छोटी छोटी जगह पर यह बनने के कारण से वाटर का डिसेंट्रलाइज्ड यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। इस प्रकार के बहुत तर्कपूर्ण विवेचन इस पुस्तक में उन्होंने किया है, जो आज और महत्वपूर्ण तर्क के नाते हमारे सामने रखते। और नेहरू ने जो मैंने कहा कि वी शुड डेवलप टुवर्ड्स सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, जो बाद में पहले कांग्रेस की अवधि रेजोल्यूशन जो रहा, और उसमें जे बहुत इंटेलिजेंटली इन चीजों को उपयोग किया, केवल एकेडमिक नहीं है। सोशलिज्म की बड़ी प्रणेता माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, इसीलिए महालनोबिस को जब प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट बनाया, प्लान फ्रेम, और उस समय जो जयप्रकाश नारायण ने जो कहा इस विषय में, उसको इस पुस्तक में कोट किया है। दीनदयाल जी खुद भी कह सकते थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने जो कहा वो कोट किया है कि JP had remarked, 7 authors of the Pandit Nehru second 5-year plan are all men from behind the iron curtain. तो ये, और दीनदयाल जी ने इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते समय भी उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल जो परसेप्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से उसमें रखा। इसमें क्या है, सोशलिज्म इन थ्योरी इट इंप्लाइज अथॉरिटेरियनिज्म, इन प्रैक्टिस एवरीवेयर इट रिजल्टेड totalitarian government, how India can be an exception। तो जो नेहरू एक तरफ डेमोक्रेसी की भी हिमायती रहे हैं और दूसरे तरफ इस प्रकार से हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कहा है। इसमें जो आज वर्तमान में भी हमारे कुछ मौलिक समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां जो फर्स्ट 5-year प्लान से लेकर अभी तक हैं, वो कहा। ट्रेड डेफिसिट, हमारे देश की अभी भी ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम फर्स्ट 5-year प्लान के समय से लेकर के अभी तक ट्रेड डेफिसिट हमारे लिए हमेशा है कि हम एक्सपोर्ट जो करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बीच का गैप है वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट हमारा सबसे ज़्यादा, और अभी तो बहुत बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली हम इसका क्या करने वाले हैं, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी ए सीरियस प्रॉब्लम, ये उस समय भी उसमें उन्होंने विवेचना किया है। तो और उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के बारे में भी, दीनदयाल जी के बारे में अपने साहित्यिक बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने सारे आर्थिक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके आधार पर इन्फ्लेशन, रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल, ब्लैक मनी एंड डिपेंड ऑन बिग कैपिटल इंडस्ट्री एंड नेग्लेक्ट ऑफ स्वदेशी, ये सब बातें उन्होंने उसमें ये किया है। और नेशनल इनकम के बारे में भी, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, और राष्ट्रीय आय की न्यूनतम और अधिकतम के बीच में कितना होना चाहिए, 20:1, और आइडियल जो है वो 10:1, इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो उन्होंने कहा। और नेहरू ने किस प्रकार से इन चीज़ों को, हालांकि वो सोशलिज्म की जो बात करने वालों को ये करना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार इसका विरोध किया है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक में एक पॉलिटिकल प्लान को एक राजनीतिक पार्टी के नेता के नाते मौलिक रूप से, जिसको कहते हैं विश्लेषण करते हुए, एक वैकल्पिक आर्थिक चिंतन और दिशा इस पुस्तिका में उन्होंने
संकेत रूप में हर जगह देते गए, प्रश्न खड़ा किया। और प्रश्न केवल खड़ा किया ऐसा नहीं है, और प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने अपने ओर से जो सॉल्यूशंस हैं, जो इंडिकेटर्स हैं कि भाई इस प्रकार से सॉल्यूशंस हो सकते हैं और फोकस ऐसा होना चाहिए था, और इस प्रकार की उन्होंने बातें वहां पर रखी। तो इसमें मैं 2-3 बातों को और करके मैं समाप्त करता हूं कि दीनदयाल जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में झगड़ा जो है केवल ओनरशिप का झगड़ा है, कोई और झगड़ा नहीं है। ओनर कौन होगा यही झगड़ा है, और कोई झगड़ा नहीं है। सरप्लस कैपिटल का ओनर कौन है, बेसिक प्रॉब्लम यह है। सरप्लस कैपिटल का ओनर है कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिज्म है। सरप्लस कैपिटल का ओनर कैपिटलिस्ट होने से शोषण होता है, इसीलिए स्टेट अप्रोप्रिएट करना चाहिए एंड स्टेट शुड बिकम द ओनर, तो सोशलिज्म है। दीनदयाल जी ने कहा कि प्रॉब्लम यह नहीं है, इसमें कोई मौलिक डिफरेंस नहीं होगा। मौलिक है कि भारत के जो आर्थिक विषय हैं कुल मिलाकर के समाज और जो सोच और मानवता है वो अर्थ केंद्रित नहीं है। न डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के आधार पर समाज चलता है, न पूंजी के जो आधार पर जो है वो कैपिटलिज्म प्राइवेट प्रॉफिटियरिंग के आधार पर चलता है। ये दोनों अपने अपने जगह है, लेकिन ये संपूर्ण जो है भारतीय परिवेश में उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष के संदर्भ में जो व्यक्ति देखता है और समाज को हजारों सालों से जीते हुए उन्होंने अनुभव किया है, और इसमें वैभव का भी उन्होंने भारत का अध्ययन किया, और इसलिए उन्होंने अर्थ को अपने स्थान पर खड़ा करना, neither neglected nor given over importance। ये उस धारा के हैं कि अर्थ इज गिवन इट्स राइट प्लेस। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए उस समय जब अर्थ केंद्रित विचारधाराएं बहुत जबरदस्त चल रही थी, तो उस समय दीनदयाल जी अर्थशास्त्री या अर्थचिंतक या आर्थिक विषयों के समझदार ये लोगों को नहीं लगता था, लेकिन ही हैज रेज्ड दैट क्वेश्चन ऑन दैट डे। और बाद में आकर के कि कैपिटलिज्म भी, न कैपिटलिज्म इज द कैपिटलिज्म टुडे, न सोशलिज्म इज सोशलिज्म। तो मैं उसमें अभी विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। दूसरा, विकेंद्रीकरण इस पुस्तिका में बहुत विस्तार से उन्होंने डील किया है, और राजनीतिक लोकतंत्र जैसे विकेंद्रित व्यवस्था है, उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र भी सेपरेशन इज इम्पॉसिबल, कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज इम्पॉसिबल। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी विथ ए सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, यह भी इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें राजनीतिक लोकतंत्र को जब विश्वास करते हैं और उनको एक समाधान मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें आर्थिक लोकतंत्र को भी ये करस्पॉन्डिंग एक कंपोनेंट के नाते, एक पैरेलल टायर के नाते अपने को मानना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास एक प्रकार के स्थिर और विकास के ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। ये विकेंद्रीकरण के विषय में उन्होंने बहुत विस्तार से कहा, और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री, इसके विषय में मैं एक बात कह के समाप्त करता हूं कि वो हेवी इंडस्ट्री किसी भी प्रकार से कहीं भी कुछ भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं था, उन्होंने नहीं कहा। टेक्नोलॉजी की कभी टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए, उन्होंने नहीं कहा। टेक्नोलॉजी के विरोध में भी उसमें नहीं है, और हेवी इंडस्ट्री के विरोध में भी नहीं है, लेकिन उनकी कहने की टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली वेदर इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन और इट रिप्लेसेस द मैन, दिस इज द फंडामेंटल इश्यू विच शुड गाइड अस। टेक्नोलॉजी पर से हम कोई समर्थक और विरोध नहीं, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट लिविंग फॉर द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज फॉर अस। तो इसीलिए कि हमें अपने देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था के साथ जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम अपने देश के लोगों की उत्पादकता बढ़ाना और
उसके कारण उनके अंदर उत्पादकता बढ़ाने के पीछे दो है, उनके आय, व्यक्ति की आय बढ़े और व्यक्ति की आय के कारण उनकी मिनिमम आवश्यकताएं पूर्ति हो। किंतु वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये है कि व्यक्ति की आंतरिक संतुष्टि बढ़े और उसके अंदर से जो आविष्कार करने का जो एक भूख रहता है उसकी संतुष्टि हो। उसके लिए हमारे पास माध्यम बढ़े। तो इस प्रकार के इस पुस्तिका में जगह जगह उन्होंने इसकी अंतर विरोधों को रेखांकित करते हुए उन सब बातों को इस पुस्तिका में उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं फिर से इस संक्षिप्त अवसर पर आदरणीय महेश जी को और यहाँ पर हमारे एकात्म जीवन दर्शन और एकात्म मानवता के दर्शन स्वदेशी आंदोलन में और बाद में भाजपा में काम करते हुए मैं ऐसे दो महानुभावों की उपस्थिति में मुझे अवसर मिला कि दीनदयाल जी उपाध्याय पर पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो दीनदयाल जी उपाध्याय की कोई भी बात कहेंगे तो उसका रेफरेंस पॉइंट है महेश चंद्र शर्मा हमारे लिए। और उन्होंने पीएचडी इस पर किया। और दूसरा कि जैसे आपने अभी संचालक महोदय ने कहा कि हमारे जो आर्थिक चिंतक के रूप में और हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय बजरंग लाल जी अध्यक्षता है कर रहे हैं और इन दोनों के उपस्थिति में मुझे अवसर मिला। मैं आप सबको एक बार धन्यवाद देता हूं और साथ में मैं दोबारा एक अभिनंदन करता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण पुस्तिका और सही समय पर प्लानिंग कमीशन की डिसमेंटल या डिसकंटिन्यूएशन होने के अवसर पर फॉल ऑफ प्लानिंग कमीशन इस समय पर ये पुस्तक हम सब के लिए, पढ़ने वालों के लिए भी और मीडिया वालों के लिए भी उपलब्ध कराया। तो प्रकाशक को भी और प्रतिष्ठान को भी मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद मुरलीधर जी। दीनदयाल जी समरकाल के चिंतक थे। जिस समय यह पुस्तक आई पूरा विश्व लगभग एक द्वंद्व की सी स्थिति में था। शीत युद्ध अपने चरम पे था और लगभग और 25-30 वर्ष बढ़ता गया। उस समय की पुस्तक, उस समय के चिंतन और उसके बाद विचार के स्तर पर योद्धा की भूमिका में एक दशक से ज्यादा तक रहने वाले मुरलीधर जी का जब यहाँ संबोधन होना था तो मैं कल्पना से ही रोमांचित था कि समरकालीन एक युद्धकालीन चिंतक और एक योद्धा उस पुस्तक पर कुछ बोलने जा रहे हैं। लेकिन आज अपने संबोधन में उन्होंने अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति की विविध विषयों की सूक्ष्म विवेचना करके एक नई भूमिका अपने लिए तैयार की। हालांकि अंत में वे पुनः उसी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस पुस्तक के लोकार्पण की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा अनुरोध है इसका लोकार्पण करें। आप सबकी जानकारी के लिए दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन उस पर जो पुस्तक है वह आज एक विशेष मूल्य 125 रुपए पर बाहर एक प्रति उपलब्ध है। इसी तरह आज वैसे 350 की है तो आप जरूर खरीदिए। और आज जो पुस्तक जिसका लोकार्पण हो रहा है वो 125 की है। एकात्म मानव दर्शन 75 रुपए की है। ये दोनों पुस्तकें बाहर उपलब्ध हैं। जाने से पूर्व जरूर देखिए और
खरीदिए खरीदिए। मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी से निवेदन करूं कि वे आएं और बोलें, लेकिन उससे पहले मैं 2 शब्द भूमिका में कुछ कहना चाहूंगा। 80 के दशक में जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आया, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, तो जैसे उस द्वंद्व में, उस समर में, उस शीत युद्ध के ठीक बीचों बीच ला करके हम पटक दिए गए थे, जिसमें एक तरफ तो धुर दक्षिणपंथी विचारधारा थी, कैपिटलिज्म जिसके विषय में मुरलीधर जी ने कहा, और दूसरी तरफ समाजवादी साम्यवादी विचारधारा थी। और ऐसा लग रहा था कि केवल ये 2 हैं, इन 2 पाटन के बीच में हमें एक चुनना है, और इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। तो जब भी हम अधकचरी जाना कि देखिए साहब, हमारे पास एकात्म मानव दर्शन है, पूछा कि उसमें क्या होता है, तो ऐसा बताया गया कि देखिए, विकास की भी एक अपनी अवधारणा होती है। दोनों धुर इस बात पर एकमत हैं कि मानव विशुद्ध उपभोक्ता है, उसे कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी वस्तुएं या सेवाएं, सारा झगड़ा इस पर है। यह निजी साधनों से और निजी श्रम से, निजी पुरुषार्थ से होगा, या इसे एक राज्य व्यवस्था, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध कराएगा, और वो तय भी ये करेगा कि आपकी कितनी जरूरत है। तो इन 2 मोटी बातों के बीच लगभग सब कुछ झूल रहा था कि 1994 तक आते आते एक पुस्तक आई, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग, कि साहब ये अब झगड़ा खत्म हो गया है। एक लिबरल डेमोक्रेसी और एक फ्री इकोनॉमी, अब इस पर सर्वमान्य एक राय बन गई है, और अब सबको इसी दिशा में चलना है। ऐसा करते करते हम लगभग यहां पर भी उसी निष्कर्ष तक पहुंचते दिखाई पड़ते हैं कि विकास क्या है, किस चिड़िया का नाम है, वो कैसे होता है, अलग बात है, लेकिन है क्या, आप किस स्थिति को विकास कहेंगे, इस पर भी लगता है बहस लगभग खत्म हो गई है। हम कम से कम भ्रष्टाचार करते हुए, तेजी से तेज विकास करते हुए, और अधिक से अधिक एफिशिएंसी के साथ कर पाए तो हम बेहतर हैं। आइडियोलॉजी, विचारधारा और अवधारणा, ये लगता है कहीं गौण हो गए हैं, और इस पर बहस आज हो रही है। इस तरह की बहस बड़े दिनों बाद कानों में पड़ी है। तो इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं बजरंग लाल जी से एक छोटी सी विनम्र निवेदन करूंगा कि वो जो 80 और 90 के समय हम लोग सुना करते थे, हमें बताया जाता था कि एकात्म मानव दर्शन के केंद्र में मानव है, समाज है, समाज समष्टि और व्यष्टि के बीच का एक तारतम्य है, उसमें हमारी क्या भूमिका है। तो मैं चाहता हूं कि वे आएं और इस विषय पर मार्गदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय मुरलीधर जी, और इस कार्यक्रम की संकल्पना के सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र जी, प्रभात जी, सुशील जी, बहनों और भाइयों, अभी रेफरेंस आया कि कार्यक्रम का स्थान छोटा है। ये बात तो सच है, कार्यक्रम का स्थान छोटा है, पर इस छोटे स्थान पर जिस पुस्तक का विमोचन किया गया उसका संदेश बड़ा है, व्यापक है, और उस संदेश को ही सुनने और समझने के लिए हम लोग छोटे स्थान पर बैठकर ही नहीं, खड़े रह कर के भी तल्लीनता से सुन रहे हैं। मेरे लिए कठिनाई ये है कि
मुरलीधर जी का मुख्य वक्ता के नाते से मुख्य भाषण हो गया और महेश जी का प्रास्ताविक हो गया और मैं केवल कार्यक्रम का अध्यक्ष हूं। तो अध्यक्ष ने विशेष बोलना नहीं होता है, बोलने वालों को साधुवाद देना होता है। एक और भी कठिनाई है, मैं दीनदयाल जी को जब जब थोड़ा बहुत पढ़ता हूं और पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में चलने वाले आर्थिक क्रियाकलापों, आर्थिक नीतियों की दिशा को देखता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, संभ्रम में पड़ जाता हूं। दीनदयाल जी समझ में नहीं आते मुझे। वो 50-60 साल पहले दीनदयाल जी ने जो कुछ कहा होगा, उनको तो आधुनिक जमाने की कोई समझ थी नहीं। अब जमाना तो इतने आगे बढ़ गया है, उस बात का गीत अब हम क्यों गाए? ऐसा एक प्रश्न उपस्थित होने के कारण से मुझे दीनदयाल जी सामान्य तौर से समझ नहीं आते। तो मैं एक समझदार आदमी के पास गया कि दीनदयाल समझ में नहीं आता, समझा सकते हैं क्या? तो उसने मुझे कहा कि दीनदयाल जी को समझने के लिए भारतीय मन और मानस चाहिए, तुम्हारे पास है क्या? दीनदयाल जी को समझना है तो पश्चिमी मन और मानस से नहीं समझ सकते दीनदयाल जी को। दीनदयाल जी को समझने के लिए भारतीय मन और मानस चाहिए। और भी दूसरी बात कही, मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है, शिक्षा दीक्षा हुई है और आप सबकी भी अधिकांशतः वैसे ही हुई है, उन्होंने कहा तुम दीनदयाल जी को पश्चिमी शब्दावली में और पश्चिमी मानकों के आधार पर समझना चाहते हो क्या? जिंदगी भर तुमको समझ में नहीं आई। दीनदयाल जी को समझना है तो दीनदयाल जी को समझने के लिए तो भारतीय परंपरा में उपज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के आधार पर समझना पड़ेगा। दीनदयाल जी को अगर समझना है तो भारतीय मानकों के आधार पर समझना पड़ेगा। मैं इसलिए, चूंकि प्रारंभ में ही मैंने स्वीकार किया दीनदयाल जी मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए क्या करना है इस समय पर, तो मैंने ये सोचा कि दीनदयाल जी के विचार गीता के कुछ कथनों का पुनरुच्चार कर दिया जाए आप सब सुधी जनों के सामने, इस अपेक्षा के साथ आप मुझे दीनदयाल जी को समझने में मदद करेंगे। जिस पुस्तक का हमने विमोचन किया है उसके प्रेफेस में ही दीनदयाल जी ने कहा कि अपने देश की योजनाओं को बनाने में तो बड़े बड़े एक्सपर्ट लगे, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री लगे, बहुत बड़े बड़े राजनेता लगे, बड़े विद्वान लोग लगे, बड़े जानकार लगे, पर कुछ समय के बाद ही वह योजना अपने लक्ष्य से भटक क्यों गई, वो असफल क्यों हो गई, उसका विवेचन दीनदयाल जी करते हैं। मैं कोट करता हूं दीनदयाल जी को, बट द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन पॉइंट टू दिस अनफॉर्चुनेट कंक्लूजन दैट इवन द सो कॉल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द कंट्री हैव आइदर लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। दीनदयाल बोल रहा है, दे लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और आगे बोलते हैं, और हैव नो करेज टू गिव फ्री एक्सप्रेशन टू देयर ओपिनियंस इफ दे रन काउंटर टू द फैंसीफुल utterances of those in authority। उनके खिलाफ विपरीत बोलने का या तो वो इंटेलिजेंट लोग साहस नहीं जुटा सके, ऐसा दीनदयाल जी बोलते हैं। मुझे पता नहीं कि आज के संदर्भ में ये दीनदयाल जी की बात कितनी रेलेवेंट है, मैं कह नहीं सकता हूँ। और 2-3 बातें मैं दीनदयाल जी ने जो कुछ कही 2 प्लान्स में, वहीं तक मैं अपने वक्तव्य को सीमित रखूंगा। दीनदयाल जी ने इन पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का जब विश्लेषण किया तो इसमें